स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का जो हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था वो तो हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे से कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ताकि आप लोगों को आगे जो सा टॉपिक है वो समझने में आसानी हो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी देखते हैं हम लोग। बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को उसकी डेफिनेशन पता है। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था वैरायटी ऑफ लाइफ, ठीक है। वैरायटी ऑफ जितनी भी स्पीशीज इस दुनिया में मौजूद हैं, आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में ना तो सिर्फ इंसान मौजूद है, ना सिर्फ जानवर पाए जाते हैं, बल्कि बहुत सी इकसाम की स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो उस सब को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो सा है, दूसरे अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लें तो कहते हैं द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई? बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। हम लोग ने आगे पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि हम लोग जितने भी इस दुनिया में जानदार मौजूद हैं, चाहे वो इंसान है, जानवर है, अब जानवर भी बहुत सी तरह के मौजूद हैं इस दुनिया पे, इन जो से हैं इंसेक्ट्स है, परिंदे हैं, बहुत सी तरह के इकसाम के जानदार मौजूद हैं। तो हम लोग उनको क्लासीफाई कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। तो ये जो स्टडी है बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग जानदारों के सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी, ठीक हो गया। टेक्सोनॉमी के बाद आ जाता है हम लोगों ने एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक एक पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन के एम्स क्या होते हैं। हम लोगों को आसानी हो जाती है, हम लोग जानदारों के दरमियान में उनकी जो सिमिलैरिटीज होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उसको हम लोग जो से स्टडी करने में आसानी पैदा हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक था टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है? अब जितने भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, कहते हैं कि उस क्लासिफिकेशन को हम लोग बेसिकली तो हम लोगों ने जानदारों के ग्रुप्स बनाने हैं ना, मुख्तलिफ स्पीशीज को हम लोग बनाते हैं, जानदारों के ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप्स कौन से होते हैं? बेसिकली क्या कहलाते हैं? टेक्सा, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स होंगे तो उनको टेक्सा कहेंगे, सिंगल की बात करेंगे तो टेक्सोन होगा, ठीक है। तो इन टेक्सोन्स की जो सी तरतीब है, जानदारों की जो सी तरतीब है, हम लोगों ने किस तरह से उनको ग्रुप्स और जो से सब ग्रुप्स हैं, टेक्सोन्स हैं, उनमें जो से डिवाइड करके उनकी जो सी एक तरतीब बनाई है, जो लेडर बनाई है, उसको हम लोग उस तरतीब को टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं, ठीक हो गया। स्पीशीज की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप लोगों को पता है ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। जानदारों के ग्रुप्स, सिमिलर ग्रुप्स, जैसे कि इंसानों की स्पीशीज, सेम जानदार इसके अंदर मौजूद होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, आराम से एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने ही जैसे नए जानदार पैदा कर सकते हैं। ऐसे हम लोग ग्रुप्स को स्पीशीज कहते हैं, ठीक हो गया। अब जो हमारा टॉपिक है ये सारा हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू इनका दे दिया है। टेक्सोनॉमी, उसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से ये आजकल के दौर में तो हम लोग जो न्यू सिस्टम आया हुआ है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डायरेक्टली ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं बना, बल्कि इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट जो से हैं उन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम्स बनाए, उसके बाद 3 किंगडम्स बनाए। जो से कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 किंगडम्स को पसंद नहीं किया, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। और फिर 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इख्तिलाफात पैदा हो गए। तो साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इन पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया। 2nd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का अगर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें तो उसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि जितने भी जानदार हैं हम लोग उनको 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं और एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जानवर और जानवरों की तरह के का क्या मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो जानवरों के साथ मैच करती हैं। तो उस तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे हम लोगों ने उनका एक ग्रुप क्या बना
किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांट। किंगडम एनिमेलिया के अंदर तमाम जानवर आ गए और जानवरों की तरह के ऑर्गेनिजम्स, और प्लांटी के अंदर सारे के सारे पौधे आ गए और पौधों की तरह के जितने भी जानदार थे जिनकी खसूसियात पौधों के साथ मैच करती थी, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बना दिया किंगडम प्लांटी के नाम से। लेकिन कुछ इसके अंदर ऐसे इख्तिलाफात आ गए, कुछ जो साइंटिस्ट ने कहा कि कुछ जानदार ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एनिमल्स के साथ भी मैच करती हैं, और कुछ जो से थे जानदार उनकी प्रॉपर्टीज प्लांट्स के साथ, मतलब वो इनके दरमियान में मौजूद जानदार थे जो एनिमेलिया के अंदर भी आ सकते थे और प्लांटी के अंदर भी आ सकते थे। तो वहां पर इनको डाउट हुआ कि भाई इनके लिए हम लोग कौन सा ग्रुप बनाए, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसको खत्म करके उसकी जगह पर बना दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, कहते हैं 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने एक 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसके अंदर नया ग्रुप कौन सा ऐड हो गया बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा 3rd सिस्टम बनाया गया, किंगडम एनिमेलिया हो गया, किंगडम प्लांटी हो गया, और तीसरा किंगडम कौन सा बन गया, किंगडम प्रोटिस्टा। इसने क्या किया, जितने भी जो से ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज एनिमल्स में भी मैच होती थी, जिनकी प्रॉपर्टीज प्लांट्स के साथ भी मैच होती थी, उसने क्या किया, उसने इन सब को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, ठीक है। जो यहाँ पर नहीं पूरे आ रहे थे, जो प्लांटी के अंदर नहीं पूरे आ रहे थे, उन्होंने इसमें से निकाल के तीसरा किंगडम कौन सा बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक हो गया। इसी तरह से अब लेकिन अभी भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको अभी भी डाउट आ रहा था, वो कहते थे अभी भी बहुत सारे ऐसे जानदार मौजूद हैं जिनको हम लोग ना तो एनिमेलिया में रख सकते हैं, जिनको ना तो हम लोग किंगडम प्लांटी में रख सकते हैं, जिनको ना हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख सकते हैं। तो उनके लिए भी हम लोग कौन सा ग्रुप बनाए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने इन जो 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको रिजेक्ट करके तो जो सा नया सिस्टम बनाया वो बच्चों कौन सा बनाया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक हो गया। कहते हैं इसका हम लोग ओवरव्यू आज पढ़ लेते हैं। जो सिस्टम है इसके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। कहते हैं 1937 में ई चैटन ने सजेस्ट किया कि प्रोकैरियोट्स जो से हैं वो बैक्टीरिया को और यूकैरियोट्स, मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस बताया था, अगर आप लोगों को याद हो रिवाइज करवा देती हूँ। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन जो सा डिफरेंस है वो किसका है, न्यूक्लियस का, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, वाजिया न्यूक्लियस। वाजिया न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि उनके अंदर जो सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बेसिकली ये अगर एक सेल है, सेल के अंदर इसी तरह से नॉर्मल न्यूक्लियस मौजूद होता है, हम लोगों को नजर आता है कि ये न्यूक्लियस मौजूद है सेल के अंदर, ये सेल होता है यूकैरियोट का। लेकिन वो सेल्स जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, वाजिया न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि उसका जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, वो सेल के अंदर इसी तरह से मौजूद होता है, ठीक है। वो उसके इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से हम लोग इस तरह के सेल को कौन सा सेल कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल कहते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल। की शेप भी आप लोगों को बता रही होगी कि इस तरह का सेल मोस्टली किसका होता है, बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं कि जो सा यूकैरियोटिक सेल था वो एनिमल प्लांट दोनों का सेल था। फिर कहते हैं इन 1967 रॉबर्ट वेडिकर इंट्रोड्यूस्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है 3 तरह की होती है, कुछ जानदार यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ जानदार मल्टीसेलुलर होते हैं और कुछ जानदार कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, ये बेसिस हम लोग
फिर कहते हैं ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बना दिए। कौन कौन से? पहला किंगडम उन्होंने बनाया मोलेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये बच्चों उन्होंने बना दिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनकी डिटेल्स हम लोग, मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी ओवरव्यू दे रही हूँ कि 5 किंगडम्स कौन कौन से बनाए, उनके नाम क्या क्या थे, ठीक है। फिर कहते हैं इन 1988 मार्गुलिस एंड शिबॉर्ट्स मॉडिफाइड द 5 किंगडम। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया, कुछ अभी भी डाउट्स आ रहे थे, उन्होंने क्या किया, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस 5 किंगडम को रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आए, ठीक है, मॉडिफिकेशंस लेकर आए, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसी को मॉडिफाई करके उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि मॉडिफाइड द 5 किंगडम्स ऑफ वेटिकट। दे कंसीडर्ड जेनेटिक अलोंग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। उन्होंने क्या किया कि जेनेटिक्स को, ठीक है, जेनेटिक्स आप लोगों को पता है, आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि स्टडी ऑफ जीन्स, के जीन्स का क्या किरदार है हमारी पूरी लाइफ में। उन्होंने इसको भी बेसिस बना दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने की, ठीक है। उन्होंने जो जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, उन्होंने ये 3 बेसिस बना दी, ठीक है, और उन बेसिस के ऊपर ये जो 5 किंगडम्स बनाए और इनके अंदर जानदारों को डिवाइड कर दिया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। जिसको नहीं समझ आए वो पूछ सकता है दोबारा से, ठीक है। ये आप लोगों का आज का टॉपिक था, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम लोगों ने इसका ओवरव्यू लिया है। 5 किंगडम जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।